तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में सीधा डाइव इन करते हैं। आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के एक बेहद खास और टेक्निकल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, जावा रिमोट मेथड इन्वोकेशन यानी जावा आरएमआई। असल में हम ये समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स नेटवर्क के आर पार आपस में कम्युनिकेट आखिर करते कैसे हैं। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निकल सफर होने वाला है। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बेसिक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, फिर आरएमआई के आर्किटेक्चर को बारीकी से समझेंगे, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के स्टेप्स देखेंगे और लास्ट में एक क्विक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस ओवरआर्चिंग कॉन्टेक्स्ट की। आखिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है क्या? देखिए, फंडामेंटली होता ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजीज अलग-अलग कंप्यूटर्स पर बैठे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को एक साथ मिलकर काम करने का मौका देती हैं। पर यहाँ एक कैच है। असली चैलेंज ये है कि नेटवर्क के आर पार डेटा भेजना और रिसीव करना, वो भी बिना शेयर्ड मेमोरी के, कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि एक मशीन पर बैठे ऑब्जेक्ट्स दूसरी मशीन के मेमोरी पॉइंटर्स को बिल्कुल नहीं समझते, और यही नेटवर्किंग का सबसे बड़ा हर्डल है। अब यहाँ आती है इसकी कोर फिलॉसफी। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस का मकसद एक जादुई इल्यूजन या भ्रम पैदा करना है। मतलब रिमोट ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल लोकल ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। इसका फायदा यह है कि क्लाइंट्स और सर्वर्स स्टैंडर्ड मेथड इन्वोकेशंस के जरिए आपस में इंटरैक्ट कर लेते हैं, और जो भी नेटवर्क की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बैकग्राउंड में पूरी तरह से हाइड हो जाती हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जावा स्पेसिफिकली इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग चैलेंज को कैसे हैंडल करता है। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को सीमलेसली चलाने के लिए 3 क्रिटिकल टास्क्स करने ही होते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करना आरएमआई रजिस्ट्री के थ्रू। दूसरा, उनसे कम्युनिकेट करना। और तीसरा, ऑब्जेक्ट्स के लिए क्लास डेफिनेशंस को लोड करना। अब बेस्ट पार्ट यह है कि जावा आरएमआई इन तीनों कामों को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। डेवलपर्स का पूरा फोकस सिर्फ कोर लॉजिक पर रहता है, ना कि नेटवर्किंग के उन बोरिंग बॉयलर प्लेट कोड पर। प्रोग्रामर के तो ये लगता है जैसे बस रेगुलर जावा कॉल्स ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब आते हैं इस पूरे सिस्टम की जान पर, द 3 लेयर आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ इमेज में ध्यान से देखिए। एक सिंपल रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेवल से निकलकर नीचे स्टब और स्केलेटन लेयर तक आती है, वहां से रिमोट रेफरेंस लेयर में, और आखिर में नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर तक का लंबा सफर तय करती है। ये दिखाता है कि एक्चुअल में अंडर द हुड क्या चल रहा है। इन अलग-अलग लेयर्स के बीच पैरामीटर्स पास करने के लिए आरएमआई एक प्रॉक्सी सिस्टम का इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, एक कंप्यूटर की मेमोरी पॉइंटर्स दूसरे कंप्यूटर के लिए बिल्कुल यूजलेस होते हैं। तो आरएमआई क्या करता है? वो इन आर्ग्यूमेंट्स को एक पोर्टेबल बाइट स्ट्रीम में स्मार्टली पैकेज कर देता है। बस इसी पैकेजिंग प्रोसेस को टेक्निकल टर्म में मार्शलिंग कहा जाता है। इस प्रॉक्सी एनोलॉजी को यहाँ विजुअली देखिए। क्लाइंट साइड का जो स्टब है वो एक पोस्टमैन की तरह आर्ग्यूमेंट्स को एक स्ट्रीम में मार्शल करता है। फिर ये डेटा नेटवर्क से ट्रैवल करके सर्वर पर पहुंचता है, जहां सर्वर साइड का स्केलेटन उसको अनमार्शल करके वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। इस पूरे प्रोसेस का नतीजा ये है कि क्लाइंट एप्लीकेशन को इस अंडरलाइंग कम्प्लेक्सिटी की भनक तक नहीं लगती। थियरी और आर्किटेक्चर तो हमने समझ लिया। अब वक्त है इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ने का और देखने का कि प्रैक्टिकल लाइफ में आरएमआई ऐप बनता कैसे है। एक फुली फंक्शनल आरएमआई एप्लीकेशन बनाने के लिए जनरली ये 6 सीक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। कहानी शुरू होती है रिमोट इंटरफेस को डिफाइन करने से। उसके बाद उसे सर्वर पर इंप्लीमेंट किया जाता है। फिर उस ऑब्जेक्ट को रजिस्ट्री सर्विस से बाइंड करते हैं, क्लाइंट प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स फाइल्स कंपाइल करते हैं और फाइनली जरूरी स्टब्स और स्केलेटन्स जनरेट करते हैं, एक स्टेप के बाद एक, बिल्कुल किसी चेन रिएक्शन की तरह। अगर हम इस सोर्स कोड को ध्यान से देखें तो ये पता चलता है कि रिमोट इंटरफेस को स्पेसिफिकली रिमोट क्लास को एक्सटेंड करना ही पड़ता है, और एक सबसे ज़रूरी रूल, हर मेथड को रिमोट एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब, नेटवर्क कॉल्स लोकली एग्जीक्यूट होने वाले कॉल्स की तरह हमेशा रिलायबल नहीं होते। नेटवर्क कभी भी ड्रॉप हो सकता है, इसलिए इन अनसर्टेनिटीज़ को पहले से हैंडल करके चलना बेहद ज़रूरी है। एक बार जब सर्वर इंप्लीमेंटेशन रेडी हो जाए, तब बारी आती है नेमिंग डॉट रिबाइंड मेथड की। ये आरएमआई रजिस्ट्री एक डिजिटल फोनबुक या येलो पेजेस की तरह एक्ट करती है। ऑब्जेक्ट इसेंशियली अपना नाम इस रजिस्ट्री में दर्ज कर देता है, ताकि क्लाइंट्स उसे आराम से ढूंढें और इन्वोक कर सकें। ये एकदम सेंट्रल डायरेक्टरी वाली फीलिंग देता है।
इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में थोड़ा जूम आउट करते हैं और जावा RMI की तुलना उस वक्त के कुछ दूसरे फेमस डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स से करके देखते हैं। RMI और सियोबा के बीच का फर्क काफी आइडियोलॉजिकल है। RMI को देखें तो ये पूरी तरह से एक जावा टू जावा सर्वर सेंट्रिक इकोसिस्टम है, जिसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का फायदा मिलता है। दूसरी तरफ सियोबा एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक पीयर टू पीयर अप्रोच फॉलो करता है। कोरबा एक स्पेसिफिक इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज करके अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आपस में जोड़ देता है। और जब माइक्रोसॉफ्ट के डीकॉम से इसकी तुलना की जाती है तो यहां भी इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस नजर आते हैं। RMI डायरेक्टली जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM पर निर्भर करता है ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए, जबकि डीकॉम का अपना एक अलग डेडिकेटेड सर्वर कंट्रोल मैनेजर होता है। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि हर टेक्नोलॉजी की अपनी कोर डिपेंडेंसी और डिजाइन फिलॉसफी होती है। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे सिस्टम्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में जावा RMI जैसे लैंग्वेज स्पेसिफिक टूल्स अपनी डोमिनेंस बनाए रखेंगे, या फिर लैंग्वेज एग्नोस्टिक आर्किटेक्चर्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का पूरा लैंडस्केप टेक ओवर कर लेंगे? ये सच में विचार करने वाली बात है। आज इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।